हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा लास्ट क्लास में डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था मैट्रिसेस के बाद। क्लियर? तो डिटर्मिनेंट्स के बारे में हमने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। क्या बताया था कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उस स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू को, जो भी वैल्यू है कहाँ से आती है आपने वो भी बताया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू को डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्लियर? तो डिटर्मिनेंट कहां से बनता है बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स के द्वारा। और उसकी वैल्यू फाइंड कैसे की जाती है तो वो भी आपको हमने बताया था। एक्सपेंशन मेथड था। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग अगर उसको एक्सपेंड कर दें तो जो आपको नंबर मिलने जा रहा है वही डिटर्मिनेंट है। क्लियर? जो वैल्यू मिल रही है वही डिटर्मिनेंट है। क्लियर? और आपको ये भी कहा था बेटा हमने कि डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं। तो वर्टिकल लाइंस के बीच एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। क्लियर? उसी को डिटर्मिनेंट बोला जाएगा। जबकि मैट्रिसेस में ब्रैकेट का यूज होता है, जरूर ध्यान रखेंगे। मैट्रिसेस बोले तो ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखना है और डिटर्मिनेंट्स का मतलब तो वर्टिकल लाइंस के बीच एलिमेंट्स को लिखना है। क्लियर? आपको ये भी कहा था बेटा हमने कि जो मोड ऑफ ए है, जैसे मैंने यूं लिखा ये तो दिख रहा है ये मोड ऑफ ए जैसा, बट मोड ऑफ ए नहीं है। ये क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये दो वर्टिकल लाइंस हैं, ये सिंबल है डिटर्मिनेंट का। या हमने आपसे कहा था यूं ही लिखेंगे dt ऑफ ए, ओके, या ओनली डेल्टा द्वारा इसको रिप्रेजेंट करेंगे और एलिमेंट्स यहां लिखे जाएंगे। क्लियर? तो ये जो मोड ऑफ ए जैसा दिख रहा है, कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा इससे कि साहब कई बार ऐसा लगता है मोड ऑफ पॉजिटिव भी आंसर आना चाहिए। नहीं, मोड तो है ही नहीं, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। ध्यान रखेंगे। एक्सपेंशन मेथड आपने देखा ही था। अब आपको ये देखना है कि बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किस किस टाइप के होंगे। तो लाओ क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहले तो सबसे पहले एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे और उसी जैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन यूं पूछ लिया जाएगा बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए। तो 2 3 -1 0 2 1 2 1 -1 ये दे रखा है। क्लियर? और आपसे कहा जा रहा है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर? नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, जानते हैं, फिर भी एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। तो ये आएगा बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स रिटन इन टू वर्टिकल लाइंस। ठीक है? तो 2 3 -1 0 2 1 2 1 -1। ओके, अब एक्सपेंड करेंगे। अब एक्सपेंड करते समय बेटा ये ध्यान रखना है अपने को कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स अलोंग रो R1 या रो 2 या विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 किसी के बारे में, तब तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन उसने सिर्फ इतना कह दिया फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिसेस ए। मर्जी आपकी किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अनुसार एक्सपेंड कर दीजिए। लेकिन उस समय थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि जिस रो में आपको जीरोस नजर आ जाए, फायदा रहता है, कैलकुलेशन में बच जाते हैं अपन, उसके अनुसार आपको एक्सपेंड करना है। तो आपको जैसे दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम में एक जीरो तो है ही है, तो फर्स्ट कॉलम के अनुसार एक्सपेंड करेंगे। ओके, तो क्या एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1 C1। ठीक है? तो क्या आएगा? आप जानते हो C1 के एलिमेंट्स 2 0 2, साइन इसका प्लस होगा, ये 2 1 होता है ना, A 2 1, तो I और J का सम अगर ऑड है तो माइनस साइन और इवन है तो प्लस साइन, तो इसका साइन माइनस होगा और ये फिर प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 1 यानी 4 आ रहा है। चलिए, तो आपका काम मैंने क्या कहा था, जिस कॉलम के अनुसार करें उसके एलिमेंट्स को लिखेंगे। 2 इंटू ये ब्लैंक स्पेस, और ये ब्लैंक स्पेस क्या है? 2 के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट जो कि ऑर्डर 2 का होगा। तो क्या आ जाएगा? 2 से जाने वाला रो और कॉलम को छोड़ दें तो रेस्ट पार्ट यही बच रहा है ना। तो 2 1 एंड ये -1, फिर ये 0 -0 इनटू दिस। अब इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, तो हटा दीजिए इसको। क्लियर? और +2 इनटू दिस डिटर्मिनेंट। अब 2 से पास होने वाला रो और कॉलम को छोड़ दें तो 3 -1 2 1 आ रहा है। 3 -1 2 1। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए।
तो 2 इंटू, आप जानते हैं सेकंड ऑर्डर वाले को कैसे करते हैं, केवल ये माइनस ये, तो ये -2 -1 ये 0 हो ही चुका, प्लस 2 इंटू यहाँ पर भी इसी तरह से 3 और ये 2 इंटू -1 -2, बट फॉर्मूले में माइनस होता है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस 2 सॉल्व कीजिए बेटा, -3 और -3 2 6, ओके, और यहाँ 3 + 2 5 और 5 2 10, तो +10 और 10 - 6 यानी 4। तो इस मैट्रिक्स, इस जो मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई 4। क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन यूं पूछ ले, अगर क्वेश्चन वाला कि कोई एक डिटर्मिनेंट है ए, सॉरी मैट्रिक्स है, पहले तो यूं देखिए, मैट्रिक्स है 2 -3 1 -2। क्लियर। फाइंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a एंड 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, ये पूछ रहे हैं। इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको क्या देखना है बेटा कि ये जो दिख रहा है 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसमें तो ये जो डिटर्मिनेंट है उसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो पहले तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 -3 1 -2, कैलकुलेट कीजिए, तो ये माइनस ये तो -4 और ये +3, कितना हो गया बेटा -1। नाउ 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 3 इंटू -1 -3, एक आंसर तो यही आ गया। पहले वाले में हमको चाहिए 3a का डिटर्मिनेंट, तो 3a मैट्रिक्स हो गया बेटा, तो पहले तो 3a मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, बिकॉज 3a इज इक्वल टू 3 इंटू 2 -3 1 -2। क्लियर। मल्टीप्लाई कीजिए, मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी के मल्टीप्लाई से मतलब आप जानते हो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबका 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये 3 2 6 और ये -9 3 और ये -6, ओके। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 6, वर्टिकल लाइंस में लिखेंगे आप 3 -6। क्लियर। एक्सपेंड करेंगे तो ये -36, ओके, और ये +27, कितना आ चुका, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 36 में से 26 माइनस किया 9 हो गया माइनस का। क्लियर। तो ये आंसर होगा बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, फटाफट से नोट करिए। फिर देखें नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी मिलते हैं, आपसे यूं कहा जाए कि इफ 3 - x 4 2 इज इक्वल टू 7, देन फाइंड x। तो x फाइंड कीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेटा, ये जो गिवन है 3 - x 4 2 इज इक्वल टू 7, अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो 3 2 6 और ये माइनस ये करते हैं ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4x इज इक्वल टू 7, तो 4x इज इक्वल टू 7 - 6, 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4, ये आंसर हुआ। एक क्वेश्चन यूं पूछा जाता है इसी टाइप का कि if 3x - 1 2 1 is equals to 2 1 4x - 2, find then find
वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स फाइंड करना है। तो आप जानते थे बेटा मैट्रिक्स के अंदर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या था कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो आप अगर ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का होता तो आप क्या करते, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन डिटर्मिनेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं करेंगे, ध्यान रखना। क्यों कंपेयर नहीं करेंगे बेटा, फिर आपको बता दूं मैं कि जैसे 6 है किसी का भी डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ये भी तो हो सकता है बेटा 3 1 0 2, इसका भी आंसर 6 ही आएगा। और अगर ऐसा कर दूं मैं 2 1 0 3, इसका भी 6 आएगा। और ऐसा कर दूं मैं बेटा 3 0 0 2, इसका भी 6 आएगा। तो ऐसे बहुत सारे डिटर्मिनेंट मिलेंगे जिनकी वैल्यू 6 आएगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो 6 है और ये जो है ये 6 ही तो है, बट 6 को इस तरह से डिजाइन कर दिया गया, ऐसा मान लें। क्लियर? तो इसका मतलब ये अलग अलग एलिमेंट्स तो है ही नहीं। क्लियर? तो यहां कंपेयर नहीं करेंगे, तो ये ध्यान रखना है बेटा। तो अगर डिटर्मिनेंट है तो वहां दो डिटर्मिनेंट्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि उनकी वैल्यू इक्वल है, दोनों को सॉल्व करेंगे, एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं करेंगे। तो यहां आपने पहले इसको सॉल्व करना है। तो ये माइनस ये तो 3x और ये +2 इज इक्वल टू ये -4 और -4x। ओके, अब x वाली दोनों टर्म को एक साइड ले आएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन हो गया 3x + 4x -4 -2, तो ये बेटा 7x इज इक्वल टू -6 एंड x इज इक्वल टू -6/7। ये आंसर हो गया। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है बेटा कि इफ x y 3 2 is equals to 1 -1 2 3 and x 2y 1 3 -3, या इसको माइनस कर दीजिए, इज इक्वल टू 1 2 3 y। ये क्लियर? फाइंड देन फाइंड x एंड y। क्लियर? तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। ओके, तो यहां पर आपने देखा बेटा दो डिटर्मिनेंट इक्वल है। क्लियर? तो आपने ये तो सुन ही लिया अभी कि जब दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं तो एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं किया जाता। दो डिटर्मिनेंट्स का इक्वल होने का मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल होना। तो पहले तो फर्स्ट वालों को सॉल्व कर लें, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, इनको सॉल्व करें तो ये माइनस ये तो 2x -3y इज इक्वल टू 3 + 2। तो एक इक्वेशन आ गया बेटा 2x - 3y इज इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन। और अब सेकंड वालों को इनको सॉल्व करें। नाउ ये 3x + 2y इज इक्वल टू y -6। ओके, अब इस y को तो साइड उठा लाएं तो 2y - y बचेगा बेटा। तो 3x + y इज इक्वल टू -6, सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब ये दो लीनियर इक्वेशन हो गए ना इन टू वेरिएबल्स, और इन दोनों को सॉल्व करना आप जानते हो एलिमिनेशन मेथड द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मर्जी आपकी कोई सा एक मेथड अप्लाई करेंगे और x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड फॉर x एंड y। सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल चुकी होगी। क्लियर? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सॉल्व करना है, फटाफट से नोट करिए, फिर देखेंगे कि एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन कर पाएंगे अपन। नोट कर लीजिए तेजी से। चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो जो एक्सरसाइज है आपकी बड़े ध्यान से देख लें, एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो 4.1 के कंप्लीट क्वेश्चन यही है।
जो मैंने आपको बता दिए, फिर भी एक दो मैं करा रहा हूँ। 1 to 8 क्वेश्चन है, 8 के 8 आपको सॉल्व करने हैं और उससे पहले ये जो मैंने बोर्ड पर एग्जाम्पल कर दिए उनको ट्राई करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 1 to 5 इनको भी सॉल्व करोगे। ओके, 5 तो एग्जाम्पल्स हो गए और 8 4.1 के क्वेश्चन हो गए, इनको ट्राई करना है। डाउट आएंगे तो जाहिर सी बात है पूछना ही है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 4.1 का है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर भी एक बार देख लीजिए। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 4.1 का सेकंड क्वेश्चन में यूं कहा है बेटा इन्होंने कि एक डिटरमिनेंट इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 1 and 2 और ये दे रखा है, इसको डेल्टा लेट कर लेंगे, लेट डेल्टा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। नेक्स्ट एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, तो इसको केवल वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे बेटा। सेकंड ऑर्डर का है ना, तो ये माइनस ये, तो ये आ जाएगा बेटा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ये इंटू ये एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। चलिए यहां मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिख रहा है ना। तो अगर आपको याद हो बेटा कहीं फॉर्मूला पढ़ा था आपने कि हालांकि मल्टीप्लाई करके भी काम चलेगा, फिर भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्लियर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बेटा, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अगर यही हो जाए बेटा x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो क्या आएगा x प्लस 1 और a यानी x का स्क्वायर, b यानी 1 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी माइनस x। तो यही दिख रहा है ना, देखो दिखाई दे रहा है बेटा यहां से। चलिए तो ये क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस 1 डायरेक्ट लिख सकते हो। और नहीं समझ पाए ये चीज, समझनी तो पड़ेगी, लास्ट क्लासेस की बात है और न जाने भी कितनी बार काम आएगी है, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, तो भी यही बचेगा। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं बेटा, ये क्या बन गया एक्स क्यूब प्लस 1, ओके, और माइनस यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बेटा एक्स का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, बट बाहर माइनस है, तो क्या बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल और आंसर आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और देखो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी यही आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक सेकंड बेटा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, और ये प्लस एक्स, अब 1 से करिए तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर ए प्लस बी ए माइनस बी हो ही रहा है बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, चलिए तो कैंसिल हो सकता है, उसको कैंसिल करेंगे, एक सेकेंड, ओके ओके, ये 1 प्लस 1 कैंसिल नहीं हो रहा बेटा, ये ध्यान रखेंगे, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, ये कितना प्लस 2। चलिए यहां से देखें अब क्या चीज कैंसिल हो रही है, तो ये एक्स स्क्वायर से बेटा एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक्स से प्लस माइनस एक्स कैंसिल हुआ, क्या बच गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये है ही है, और ये 1 प्लस 1 2। तो ध्यान रखेंगे बेटा ये जो आइडेंटिटी है इनका विशेष ध्यान रखना है, कई बार काम में आएगा। ऐसे ही इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, उसको भी देख लें। फर्स्ट पार्ट क्या था, cos थीटा माइनस, इसको भी डेल्टा लेट कर लीजिए, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा। चलिए कैलकुलेट कीजिए, तो ये माइनस ये, तो cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू साइन, बट ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं सारे बेटा, नॉर्मल क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन को भी आपको उसका मेथड बता चुका मैं, और उसके बाद 6 नॉर्मल केवल ए पूछा गया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और उसका 7th और 8th क्वेश्चन में वही इक्वेशंस हैं, एक्स की वैल्यू पूछी है। इन सबको ट्राई करना है, फटाफट से नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे चलेंगे बेटा। चलिए बेटा, तो 4.1 कंप्लीट करेंगे, आगे चलते हैं। अभी तक अपन ने डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्सपेंशन मेथड द्वारा फाइंड करना सीखा। अब कुछ प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट्स की, उनके द्वारा भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या है वो देख लें पहले। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या है देखेंगे ये भी, लेकिन प्रॉपर्टीज द्वारा होगा क्या, किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू ही आनी है। क्लियर? प्रॉपर्टीज द्वारा भी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जो प्रॉपर्टीज मैं बताने जा रहा हूं वो किसी भी क्वेश्चंस पर अप्लाई हो सकती है, लेकिन हमको अप्लाई वहां करना है जहां अप्लाई करने से फायदा हो रहा हो। अब फायदा होगा या नहीं होगा ये तो क्वेश्चन बताएगा। तो कहने का मतलब है अभी तो सिर्फ आप ये देखेंगे कि प्रॉपर्टीज हैं कौन कौन सी और उनका यूज कैसे होना है, कहां होना है, ये क्वेश्चंस में जानेंगे। क्लियर? तो देखते चलते हैं बेटा। ये सबसे पहला है, पहली प्रॉपर्टी है बेटा, द वैल्यू ऑफ determinants remains unchanged. The value of determinants remains unchanged if its rows and columns आर इंटरचेंज। ठीक है? क्लियर? पहली प्रॉपर्टी क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है? यानी किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, कब? यदि उसके रो और कॉलम को आपस में बदल दिया जाए। यानी रो और कॉलम को अगर आपस में बदलते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने शायद सुना हो बेटा कि मैट्रिसेस में रो और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दें तो जो नया मैट्रिक्स आता है वो ट्रांसपोज कहलाता है गिवन मैट्रिक्स का। क्लियर? तो कहने का मतलब है ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटरमिनेंट। क्लियर? लेकिन कौन से? स्क्वायर पे जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ट्रांसपोज तो किसी का भी होता है, बट डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर का होता है। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। यही मतलब है ना यहाँ पर। यानी क्या मतलब है ये कि ये कोई डिटरमिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। क्लियर? अब क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है, जब मैंने क्या कहा रिक्वायरमेंट क्वेश्चन ही बताएगा अपने आप ही कि साहब ऐसा कर दीजिए। क्लियर? अब आपको जरूरत पड़ी बेटा रो और कॉलम को इंटरचेंज करने की, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, सी आई, पहले रो टू कॉलम, रो को कॉलम बनाया और कॉलम को रो बनाया। यू ध्यान रखेंगे, रो को कॉलम एंड कॉलम को रो बनाना, यानी जैसे आप उसमें करते थे ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, वही काम यहां कर रहे हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है? तो जब रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया
तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा बेटा A1 B1 C1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A2 B2 C2, A3 B3 और ये C3। तो ये दोनों ही कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? आप ऐसा बोल सकते हो, सिंबल तो क्या हो जाएगा इसका, R2CJ। क्लियर? या R2C ही रहने दीजिए, ठीक है। और क्योंकि सारे इसमें एक साथ इंटरचेंज होते हैं, ये तो सिंबल हो गया। दूसरे नंबर पर आप ऐसा भी बोल सकते हो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। क्लियर? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। क्लियर? अब एक एग्जांपल से इसको वेरीफाई कर देते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा कोई डिटर्मिनेंट है ये 1 2 -1 3 2 1 1 -1 1। क्लियर? इसकी वैल्यू फाइंड करें आप, तो क्या आएगा, एक्सपेंड कर दें किसी भी कॉलम के अनुसार, किसी रो के अनुसार। तो रो 1 के अनुसार कर रहा हूं मैं, 1 इंटू ये माइनस ये, तो 2 + 1 -2 इंटू 3 -1 और ये -1 इंटू -3 और ये -2। क्लियर? तो ये आ जाएगा बेटा 2 और 1 3 3 -1 2 और 2 2 = 4, तो -4 बेटा, ये -5 और माइनस +5, तो 5 3 8 -4 4 आ चुका, 1 बोल देंगे। अब रो और कॉलम को इंटरचेंज किया बेटा, सपोज आपने, और ये नया डिटर्मिनेंट मिल गया आपको, ट्रांसपोज ऑफ ए का ही बोल दे रहा हूं मैं। डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 1 2 -1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, 3 2 1 एंड 1 -1 1। क्लियर? अब एक्सपेंड कीजिए, 1 ये 2 + 1 -3 2 -1 एंड +1 2 + 2। ओके, चलिए ये 3 ये 2 -1 1 और ये -3 बचेगा बेटा, और ये 2 2 = 4, ये कैंसिल इज इक्वल टू 4। सेकेंड और ये फर्स्ट, तो आपने देखा कि रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज किया तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू अनचेंज्ड रही। ओके, तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। फटाफट से नोट कीजिए। इसके बाद बेटा एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो भी देखते चलिए कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स के कोई से दो रो या कोई से दो कॉलम को इंटरचेंज किया जाए तो डिटर्मिनेंट्स का साइन चेंज हो जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा, क्या है कि इफ एनी 2 रोज या कॉलम, कोई से दो रो या कोई से दो कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दे तो जो डिटरमिनेंट का साइन होगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। आर इंटरचेंज्ड, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट्स चेंज। क्लियर? चेंज हो जाना है साइन। इस तरह से ये कोई डिटर्मिनेंट है बेटा, A1 B1 C1, A2 B2 C2,
A3 B3 C3। अब अपन को रिक्वायरमेंट है बेटा R1 को R2 और R2 को R1 करने की, तो इसका सिंबल क्या कर दिए, सिंबल समझ जाए। सिंबल क्या होगा, सपोज Ri को चेंज करना है, यानी Ry का मतलब R1 R2 R3 कोई भी को चेंज करना है बेटा Rj में, क्लियर। तो Rj को Ri यूं लिखेंगे, या ऐसा भी लिख सकते हो Ri गोस टू, ये एरो लगा दें Rj, ठीक है, कोई सा एक यूज करेंगे। तो यहां पर भी जैसे सपोज R1 को R2 बनाना पड़े और R2 को R1, तो जो फिलहाल प्लस है वो माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा A2 B2 C2 A1 B1 C1, यानी फर्स्ट दो को इंटरचेंज कर दिया ना, और A3 B3 C3, क्लियर। तो आपने देखा कि अगर डिटरमिनेंट्स में कोई से दो रो या कोई से दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट्स का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर आप वापस चेंज कर दें, सपोज C1 को चेंज कर दें C2 में और C2 को चेंज कर दें C1 में, क्लियर। इन दोनों को आपस में चेंज करें, माइनस पहले से था ये, फिर एक माइनस होकर प्लस हो जाएगा ना, और ये आ जाएगा ये यहाँ और ये यहाँ, तो B2 B1 सॉरी B2 ये B2 B1 B3 और ये A2 A1 A3 C2 C1 C3, क्लियर। तो सेकंड प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि अगर डिटरमिनेंट्स के कोई से दो रो या कोई से दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो साइन चेंज होना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अगर 4 आ रहा है और कोई से दो रो या कोई से दो कॉलम को इंटरचेंज किया तो -4 आएगा उसका वैल्यू, ठीक है। तो याद रखेंगे, अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, नेक्स्ट क्लास में इनको कंटिन्यू रखेंगे। 7.1 आपको कंप्लीट करना ही करना है। इन प्रॉपर्टीज के बारे में फिलहाल तो सिर्फ इतना याद रखेंगे, प्रॉपर्टीज है क्या और अप्लाई कैसे होनी है, कहां किस क्वेश्चन में यूज करेंगे, वो तो तभी पता चलेगा जब क्वेश्चन पे जाएंगे अपन, ठीक है। इस पूरे लेक्चर को अच्छे से वॉच करोगे। थैंक यू बेटा।